हाय एवरीवन, वेलकम टू कश्यप एजुकेटर चैनल। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार कश्यप। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली में पदोन्नति कोटे के तहत डिपो सामग्री अधीक्षक वेतन लेवल 6 पे पदोन्नति हेतु प्रश्न पत्र में पूछे गए क्वेश्चन आंसर पर आज हम चर्चा करेंगे। और यह प्रश्न पत्र 30/9/2022 को हुआ था और इसमें कुल 110 प्रश्न पूछे गए थे, तो उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन पत्र का पहला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, का क्षेत्र में वर्गीकृत एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा पे वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र क्या क्या हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ए, का, खा व गा क्षेत्र। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम के अंतर्गत आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना किस क्षेत्र में आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह ए, का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल लाइन किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वह बी, 1853 में। अगला क्वेश्चन है, LWAC-CW डिब्बे का क्या पर्याय होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह सी, सेकंड AC। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा की संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? तो इसका जो राइट आंसर है बी, 20। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल की यूनिगेज नीति की शुरुआत किस साल से की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ए, 1992 से। अगला क्वेश्चन है, LHB डिब्बों की तकनीक विकसित करने वाली व्यापारिक संस्था MS लिंक हाफमैन बोस किस देश की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह बी, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, LWACCN डिब्बे का क्या पर्याय होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह डी, थर्ड AC। अगला क्वेश्चन है, LWSCZAC डिब्बे का क्या पर्याय होता है? तो इसका जो राइट आंसर है बी, AC, चेयर कार। अगला क्वेश्चन है, LWFAC डिब्बे का क्या पर्याय होता है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह ए, फर्स्ट AC। अगला क्वेश्चन है, LSLRD डिब्बे के उपयोग से निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। तो इसके जो ऑप्शन हैं HOG, दिव्यांग सिटिंग और लेजर पॉल्यूशन, डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस डिब्बे में डीजल जनरेटर लगता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह ए,
LWL-RRM यानी पावर कार में डीजल जनरेटर का उपयोग होते हैं, 2 डीजल जनरेटर उपयोग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए LWL-RRM। अगला क्वेश्चन है RMPU का इस्तेमाल डिब्बे में क्यों किया जाता है? तो RMPU का इस्तेमाल डिब्बे में वातानुकूलन यानी एयर कंडीशनिंग के लिए करते हैं। तो राइट आंसर हमारा ए। अगला क्वेश्चन है आधुनिक रेल डिब्बा कारखाने का उद्घाटन कब हुआ? तो आधुनिक रेल डिब्बा कारखाने का उद्घाटन हमारा हुआ था 7 नवंबर 2012 को। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है भारत में सभी संविदा किस अधिनियम से नियंत्रित होती हैं? भारत में सभी संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा बी है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगला क्वेश्चन है संविदा अधिनियम के अनुसार प्रतिस्थापना प्रतिगृहित हो जाने पे क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है सी यानी वचन, प्रॉमिस, वचन या प्रॉमिस। तो राइट आंसर सी, वचन, प्रॉमिस। अगला क्वेश्चन है संविदा अधिनियम के अनुसार वह करार जो विधिवत परिवर्तनीय हो क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है बी, संविदा कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन है संविदा अधिनियम के अनुसार वह करार जो विधिवत परिवर्तनीय ना हो क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ए, शून्य या वॉइड। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है संविदा अधिनियम के अनुसार हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिकूल हो क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है डी, करार, एग्रीमेंट। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है क्रय आदेश एक प्रकार का इसमें से क्या है? तो क्रय आदेश एक प्रकार का इसमें से क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है बी यानी कि संविदा कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन है स्टोर कोड कितने भागों में बना है? तो इसका जो राइट आंसर है ए, स्टोर कोड 2 भागों में बना है। अगला क्वेश्चन है किस मूल्य के ऊपर के सुरक्षा मतों के क्रय आदेशों में वित्तीय विधि कक्षा आवश्यक है? यानी कि कितने मूल्य के ऊपर के सुरक्षा मतों में क्रय आदेशों में फाइनेंस बेटिंग की आवश्यकता है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह सी, 15 लाख। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है सामग्री की प्राप्ति और प्रतिपूर्ति की आवश्यकता महसूस होने के बीच की समय अवधि को क्या बोला जाता है? यानी कि सामग्री की प्राप्ति और प्रतिपूर्ति की आवश्यकता महसूस होने के बीच के समय को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है सी, लीड अवधि या लीड टाइम। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा टेंडर सबसे ज्यादा स्पर्धात्मक है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा यानी कि कौन सा टेंडर कॉम्पिटिटिव है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा खुली निविदा ओपन टेंडर सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक है यानी स्पर्धात्मक है। तो राइट आंसर हमारा ए। अगला क्वेश्चन है भंडार खरीद के संदर्भ में पीएसी का क्या मतलब होता है? तो भंडार खरीद के संबंध में पीएसी का जो मतलब होता है वो होता है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। तो राइट आंसर हमारा बी, प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी प्रक्रिया टेंडर के बाद की जाती है? तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया टेंडर के बाद की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है मॉडिफिकेशन एडवाइज यानी मॉडिफिकेशन एडवाइज टेंडर के बाद की जाती है। तो राइट आंसर हमारा सी। अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार किस मूल्य से ज्यादा की संविदा में
30% ऑप्शन क्रूज का प्रावधान अनिवार्य है। तो इसका जो रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार जो है किस मूल्य से ज़्यादा की संविदा में 30% ऑप्शन क्रूज का प्रावधान है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है सी, यानी कि 75 लाख। अगला क्वेश्चन है, किस क्रूज के तहत संविदा लागू होने के बाद यदि करों में कोई बदलाव आता है तो वह रेलवे के मद में आता है। तो वह रेलवे के तो वो रेलवे के मद में आता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है डी, SBC, यानी किस क्रूज के तहत संविदा लागू होने के बाद यदि करों में कोई बदलाव आता है तो वो रेलवे के मद में आता है। तो वह SBC के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हमारा डी। अगला क्वेश्चन है, किस क्रूज के तहत संविदा लागू होने के बाद कच्चे माल की कीमतों में बदलाव से देय मूल्य बदल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है PBC। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा PBC के तहत जो है कच्चे माल की कीमतों में बदलाव से देय मूल्य बदल सकता है, PBC। अगला क्वेश्चन है, 45 लाख से अधिक के नॉन स्टॉक मांग पत्र को किसके द्वारा हस्तांतरित किया जाना है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है PHOD और HOD द्वारा। तो इसका जो PHOD और चीफ HOD द्वारा इसको हस्तांतरित किया जाता है 45 लाख से अधिक नॉन स्टॉक मांग पत्र को। तो इसका जो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, स्टॉक मदों की खरीद के लिए आवंटित फंड को क्या कहा जाता है। तो स्टॉक मदों की खरीद के लिए आवंटित फंड को कहा जाता है परचेस ग्रांट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, परचेस ग्रांट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाप्रबंधक द्वारा स्वीकार किए हुए निविदा के मामले में डिलीवरी अवधि बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सक्षम है। तो महाप्रबंधक द्वारा स्वीकार किए गए निविदा के मामले में डिलीवरी अवधि बढ़ाने में इनमें से कौन सक्षम है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है बी, प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, यानी PCMM। अगला क्वेश्चन है, IRS कंडीशन के अनुसार वारंटी कितने माह की होती है। तो IRS कंडीशन के अनुसार वारंटी अवधि जो होती है वह 24/30 माह तक हो सकती है। तो राइट आंसर हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, EOQ वो मात्रा है जिस पर, यानी EOQ वह मात्रा है या वो मात्रा है जिस पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इन्वेंट्री को रखने और ऑर्डर की लागत न्यूनतम है, इन्वेंट्री को रखने और ऑर्डर की लागत अधिकतम है, इन्वेंट्री को रखने की लागत अधिकतम है, इन्वेंट्री को रखने की लागत न्यूनतम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ए होगा, इन्वेंट्री को रखने व ऑर्डर करने की लागत न्यूनतम है। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, टर्नओवर रेशियो TOR इनका अनुपात होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वह होगा बी, शेष जमा शेष और कुल निर्गम, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस एंड टोटल इशू, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस बट्टे टोटल इशू इनका अनुपात होता है। तो राइट आंसर हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, सरप्लस मद वह है। तो सरप्लस मद वह होती हैं जो 24 माह से ज़्यादा उनका निर्गत नहीं हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वह बी होगा, जो 24 माह यानी कि 2 साल से निर्गत नहीं हुआ, यानी कि 2 साल से उनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ और आगे भी होने की संभावना नहीं है। तो वह सरप्लस वो यानी कि
24 माह से ज़्यादा निर्गम नहीं हुआ तो उन्हें सरप्लस मद हम कहते हैं। और डेट सरप्लस हो जाए कब होगा, जब 24 माह से ज़्यादा निर्गम नहीं हुआ और आगे भी उनको होने की संभावना नहीं है, तो उनको हम डेट सरप्लस में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनएक्टिव मद वह है, तो इनएक्टिव मद वह होती है जो 12 माह से ज़्यादा निर्गत नहीं हुई, तो राइट आंसर हमारा ए। अगला क्वेश्चन है किस आधार पे मूल्य सूची संख्या में चेक डिजिट की गणना की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो 11 का मापांक, यानी कि 11 का मापांक के आधार पर मूल्य सूची संख्या यानी पीएल नंबर में चेक डिजिट की गणना की जाती है, तो राइट आंसर हमारा सी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन डिपो में सामग्री प्राप्ति से संबंधित नहीं है, तो डिपो में सामग्री प्राप्ति से संबंधित नहीं है डेली रिसिप्ट रजिस्टर, यानी डेली रिसिप्ट रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है जो सामग्री प्राप्त होती है, तो ये संबंधित है। रिसिप्ट नोट ये भी संबंधित है, और चालान कॉपी भी संबंधित है डिपो में सामग्री प्राप्ति के संबंध में, लेकिन स्टॉक सीट जो है सामग्री प्राप्ति से संबंधित नहीं, तो राइट आंसर हमारा डी स्टॉक सीट। अगला क्वेश्चन है डिप्टी सीएमएम की मुख्यालय में डायरेक्ट एक्सपेंटेंस कितनी है, एक्सपेंटेंस कितनी की क्या पावर है, एक्सेप्टेंस की क्या पावर है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वह बी होगा, 50 लाख तक डिप्टी सीएमएम की डायरेक्ट एक्सेप्टेंस होती है, तो इसका जो राइट आंसर बी 50 लाख। अगला क्वेश्चन है किस पीएससी में एकल निविदा बुलाने की शक्तियां सीमित हैं, तो किस पीएससी में एकल निविदा बुलाने की जो शक्ति है वह ए प्रमाणित में होती है, यानी कि राइट आंसर हमारा ए होगा, ए प्रमाणित में एकल निविदा बुलाने की शक्तियां होती हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ई ऑफिस किसने डेवलप किया, तो ई ऑफिस हमारा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया, राइट आंसर हमारा ए। अगला क्वेश्चन है सेवा आचरण नियम का नियम 5 किससे संबंधित है, तो सेवा आचरण का जो नियम 5 है वह राजनीति और चुनाव में भाग लेने से संबंधित, तो राइट आंसर हमारा बी। अगला क्वेश्चन है मातृत्व अवकाश अधिकतम कितने दिनों के लिए देय होता है, तो मातृत्व अवकाश अधिकतम हमारा 180 दिन के लिए डे होता है, तो राइट आंसर हमारा है बी 180 डेज। अगला क्वेश्चन है सभी प्रकार के अवकाश एक साथ कितने समय से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो सभी प्रकार के अवकाशों को मिलाकर एक साथ 5 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो राइट आंसर हमारा डी। अगला क्वेश्चन है चाइल्ड केयर लीव अधिकतम कितने दिनों के लिए प्रदान की जा सकती है, यानी चाइल्ड केयर लीव कैन बी ग्रांटेड मैक्सिमम फॉर ए पीरियड ऑफ हाउ मैनी डेज, यानी कि एक पीरियड में, यानी एक बार में जो है चाइल्ड केयर लीव, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है लिखने में कि चाइल्ड केयर लीव अधिकतम एक बार में कितने दिनों की प्रदान, तो एक बार में अधिकतम जो है हमारा 365 दिन की प्रदान की जा सकती हैं, जबकि चाइल्ड केयर लीव जो है 730 दिन की, अधिकतम 730 दिन की मिलती हैं, लेकिन एक बार में अधिकतम जो है वन पीरियड में अधिकतम 365 दिन की प्रदान की जा सकती हैं। जब प्रदान की जा सकती हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा ए 365 दिन। और अधिकतम यदि पूछा जाता है कि चाइल्ड केयर लीव अधिकतम कितने दिनों की प्रदान की जा सकती है, तो वो होती 730, लेकिन यहाँ छपने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो ग्रांटेड मैक्सिमम वन पीरियड यानी एक बार में अधिकतम 365, और यदि यहाँ अधिकतम कितनी लीव दी जा सकती है तो वो 730 दिन की होती हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन ड्यूटी महाप्रबंधक किस पक्ष के लिए हकदार होते हैं, तो ऑन ड्यूटी जो महाप्रबंधक होते हैं वह गोल्डन पास के
हकदार होते हैं, तो राइट आंसर है हमारा ए। अगला क्वेश्चन है, मेजर पेनल्टी देने के लिए कौन सा फार्म इस्तेमाल होता है? तो मेजर पेनल्टी के लिए SF5 होता है, तो राइट आंसर हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, फाइल में निर्णय किस पर लिया जाता है? तो कोई भी फाइल होती है उसमें निर्णय जो है हमारा नोटिंग साइट पर लिया जाता है, तो राइट आंसर हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, RDSO का फुल फॉर्म? तो RDSO का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो राइट आंसर है हमारा डी। अगला क्वेश्चन है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन राइट्स के लिए खरीद आदेश का न्यूनतम मूल्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन राइट्स के लिए जो होता है खरीद के लिए न्यूनतम मूल्य वह होता है 5 लाख रुपए, तो राइट आंसर है हमारा डी, 5 लाख। अगला क्वेश्चन है, फिलहाल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? फिलहाल जो संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषा सम्मिलित है, राइट आंसर हमारा डी। अगला क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? तो केन बेतवा लिंक नहर जो है वह है पन्ना नेशनल पार्क यानी कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, राइट आंसर हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, डेयरी डेयरी जो होती है, जो डेयरी मिल्क की जो मिल्क यानी दूध वगैरह की होती है, तो डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? तो डेयरी जो आर्थिक गतिविधि जो हमारी इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी के क्षेत्र होते हैं, तो किस क्षेत्र में आती है? तो डेयरी जो है हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आती है, तो राइट आंसर हमारा बी, प्राइमरी सेक्टर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है? तो गोल्डन बूट अवार्ड हमारा फुटबॉल में दिया जाता है, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विश्व धरोहर विरूपक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर विरूपक्ष मंदिर जो है हमारा हम्पी कर्नाटक में है, तो राइट आंसर हमारा ए है, राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल विरोधी कानून जो है भारतीय संविधान की जो है हमारी वो 10वीं अनुसूची में दिया गया, तो राइट आंसर है हमारा बी, 10वीं अनुसूची में दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, एक क्रीम सेपरेटर मशीन यानी कि क्रीम सेपरेटर, जो क्रीम जो दूध से क्रीम निकालते हैं एक मशीन के द्वारा निकालते हैं, जिसे हम क्रीम सेपरेटर मशीन कहते हैं, डैश के सिद्धांत के अनुसार काम करती है। तो एक क्रीम सेपरेटर जो मशीन है वह किस सिद्धांत पर काम करती है? तो वह करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि केंद्रापसारक बल। इसका जो राइट आंसर है बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की रानी मैक्सिमा ने राष्ट्रीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा सी, नीदरलैंड। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? तो केमजाओ लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा लोकटक यानी कि लोकटक झील पर स्थित है, राइट आंसर हमारा डी है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक शब्द कुल का अर्थ क्या है? तो वैदिक शब्द कुल का अर्थ होता है फैमिली से, परिवार से, राइट आंसर हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो राइट आंसर हमारा सी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज विश्व का सबसे बड़ा और भारत का प्रथम कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ लगाने जा रहा है? तो रिलायंस ने जो है ये जो लगाने जा रहा है वह हजीरा गुजरात में लगाने जा रहा है, तो राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, मानव बाल और नाखून में पाए जाने वाले प्रोटीन को डैश के रूप में जाना जाता है? तो मानव बाल और नाखून में जो प्रोटीन पाया जाता है वह केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, राइट आंसर ए।
अगला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई? तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल जो DRDO के द्वारा विकसित की गई है। राइट आंसर हमारा बी है। अगला क्वेश्चन है 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को जो है वो पराक्रम दिवस यानी कि पराक्रम दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हमारा ए है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति बोध गया में हुई। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इसके अनुसार है बी आनंदीबेन पटेल। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें ये मैथ के क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन को हम थोड़ा थोड़ा सा हल करके देखेंगे। मैथ के क्वेश्चन में क्या कह रहा है इनमें से किस अंक में के वर्ग में उसी अंक को जोड़ने पर 240 आता है? तो इसमें ऑप्शन से हम क्वेश्चन लगाएंगे। यदि 15 का वर्ग करें 225, 225 में 15 जोड़ेंगे तो हम 240 आएगा। राइट आंसर हमारा बी है। अगला क्वेश्चन करते हैं एक दो अंकों की संख्या का योग 14 है और अंकों को आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या मूल दो अंक की संख्याओं के बीच का अंतर 36 है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो मूल संख्या होगी जैसे यदि हम दो अंकों का ये ऑप्शन से ही सवाल करते हैं। यदि हम दो अंकों को जोड़ते हैं तो 5 और 9 14 हो जाएंगे। ये 7 और 6 13 हो जाएंगे। 6 और 9 15 हो जाएंगे। 6 और 6 12 हो जाएंगे। तो हमारा जो इसमें सही बैठ रहा है वो ए बैठ रहा है। यदि हम 5 और 9 जोड़ेंगे 14 और यदि इनके अंकों को बदलेंगे तो हम इसमें से घटाएंगे तो 36 आएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ए होगा। अगला क्वेश्चन होगा कि 3.2 अनुपात 2.5 को सरल रूप में इस तरह लिखा जा सकता है। तो इसको जो है हम 3.5 भागित 2.5 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 7 यानी 7:5 आएगा। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है के का मान क्या है जिससे कि इतने को 11 से विभाजित हो जाए? तो हम या के में ऑप्शन के हिसाब से ही रख के देखेंगे। तो हम 8 को यदि हम यहाँ रखते हैं तो 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन है 105 गुणा 105 माइनस 95 गुणा 95। तो हम यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। इसको एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो एक बार जब हम इसको जोड़ेंगे 200 आएगा और घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। जब 10 का 200 गुणा करेंगे तो राइट आंसर आएगा हमारा 2000। राइट आंसर आएगा हमारा 2000। आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि एक बंदर 30 मीटर ऊंचाई के खंभे पर चढ़ता है। पहले मिनट में वह 15 मीटर चढ़ता है। दूसरे मिनट में वह 12 मीटर नीचे फिसल जाता है और जब तक वह खंभे के शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता तब तक यह प्रक्रिया जारी रहती है। खंभे के शीर्ष पर पहुंचने का आपसी समय क्या है? तो एक मिनट में वह 15 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में वह 12 मीटर में फिसल जाता। तो 1 मीटर यानी 1 मिनट में तो वो कितना चढ़ रहा है? 1 मिनट में वो चढ़ गया 15 मीटर और वो 2 मीटर और दूसरे मिनट में वो क्या कर रहा है दूसरे दूसरे मिनट में वो कुल 3 मीटर चढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि 15 चढ़ता है 12 फिसल जाता है तो वह 2 मिनट में 3 मीटर ही चढ़ेगा। अब हम यदि सोचेंगे कि यदि इसको हमें 15 तो 1 मिनट में चढ़ जाता है तो 30 से यदि हम 15 को घटाएंगे तो 15 बचेंगे। 15 को हमें चढ़ाने के लिए यहाँ 5 का गुणा यहाँ 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ हो गए 10 मिनट। 10 मिनट में वो चढ़ेगा कितना? 15 मिनट 15 मीटर यानी 10 मिनट में वह 15 मीटर चढ़ जाएगा। और जब वह 11वें मिनट में जब वह छलांग लगाएगा तो वो 15 मीटर चढ़ के 30 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ चुका होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी 11 मिनट में वह चढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक स्कूल में 180 छात्र हैं उनमें 150 अंग्रेजी बोलते हैं 100 हिंदी बोलते हैं और कुछ छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं।
तो इनमें से कितने अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं। तो एक हमारा क्या है, सपोज डेट एक स्कूल है जिसमें 150 अंग्रेजी बोलते हैं, तो 150 हमारे अंग्रेजी बोलते हैं, ये एक गोला बना लेंगे। और हिंदी कितने बोलते हैं, 100 बोलते हैं, तो एक ये गोला बना लेंगे। तो 150 और 100 इनको जोड़ेंगे, 250 हो गए, और 180 हैं हमारे। तो जो दोनों बोलने वाले, ये अंग्रेजी बोलने वाले, ये हिंदी बोलने वाले, तो यदि हम इनको जोड़ेंगे तो आएगा 250, और 250 में से यदि हम 180 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 70। राइट आंसर 70 होगा हमारा। अब 360 का 40%, नहीं 1360 का 40% हम निकालेंगे। तो 1360 को यदि हम निकालेंगे गुणा 40 बट्टे 100, जब हम करेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य, यानी 4 का जब हम गुणा गुणा करेंगे तो 544 इसका उत्तर आएगा। तो राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया था। तो राइट आंसर हमारा सी है। अगला क्वेश्चन है, एक्स गुणा वाई बराबर 30, तो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 61, तो एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें से ऑप्शन से इसका सवाल लगाएंगे। तो यदि एक्स में वाई का गुणा करें तो 30 आना चाहिए, तो हमारा और एक्स प्लस वाई का जोड़ पूछा है, तो एक्स प्लस वाई का जोड़ यहाँ दे रखा है। तो एक्स मान लेते हैं हम 5 और 6, यदि 5 में हम 6 का गुणा करेंगे तो 30 आएगा, 5 30, और 5 का वर्ग हमारा 25 और 6 का वर्ग 36, 25 और 36 जोड़ेंगे 61 हो गया। तो हमारा जो राइट आंसर है इस ऑप्शन के हिसाब से ए हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन है, पहली 20 संख्याओं का योग क्या है? तो पहली 20 संख्याओं का योग, पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग जब हम निकालते हैं तो एक फार्मूला लगाते हैं, एन ब्रैकेट में n+1 n+1/2। इसमें यदि हम 20 रखेंगे तो 20 गुणा 21/2, 2 से 20 10 बार कटेंगे, 10 का 21 में गुणा करेंगे 210 आएंगे। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाती है तो एक मकड़ी एक दिन में कितना जाल बनाएगी? तो 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाए तो एक मकड़ी जो है एक जाल बनाने में अधिक समय लेगी, यानी कि 7 दिन इसको लग जाएंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा 7, 7 दिन लेगी। अगला क्वेश्चन है, ए ने 10% वार्षिक ब्याज की दर से इतने रुपए को का निवेश 3 वर्षों के लिए किया, 3 वर्ष के बाद धन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या कराएंगे, इसका सबसे पहले हम इसका साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज निकालने के बाद यानी कि 14,400 गुणा 10 गुणा 3/100 करेंगे और उसका गुणा करेंगे, और जब उतना ब्याज निकलेगा और उसको हम इस यानी कि इस यानी कि मूलधन को उसमें जोड़ देंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा 18,720। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी कुल यात्रा का 1/4 ट्रेन से करता है और 1/4 बस द्वारा, और शेष 10 किलोमीटर पैदल। तो किलोमीटर में उसकी यात्रा कितनी है? मान लेते हैं किलोमीटर x है, तो x का 1/4 और बस द्वारा 1/4, तो वह कुल इसके द्वारा करता है 1/4 प्लस 1/4 करेंगे तो 2/4 आएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। आधा वो इसके द्वारा का, अब शेष जो उसका कितना बचा, 1/2 बचा। तो 1/2 पैदल करता है, तो x का 1/2 बराबर 10, और यदि x का मान निकालेंगे तो 10 गुणा 2 यानी कि 20। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वह 20 हो जाएगा। इसको यदि हम हल करेंगे तो इसका राइट आंसर 8 आएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा वह, नहीं गलत, इसका जो आंसर है वो गलत है। इसका जो राइट आंसर आएगा, इसको जब हम हल करेंगे तो हल 8 की पावर 3 और 8 की पावर 2 यानी गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं।
तो ये हो जाएगा 8 की पावर 5। अब ये माइनस जो लगा हुआ है हमारा 8 की पावर 5 और 8 की पावर 5 बट्टे में ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस में लगा हुआ है। 8 की पावर 5 से 8 की पावर 5 कट गया, तो इसका जो राइट आंसर आएगा बी, यानी कि 1 आएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक घड़ी का मूल्य 25% बढ़ता है यदि वर्तमान मूल्य 7,500 रुपये, तो एक वर्ष पहले मूल्य क्या था? हम एक वर्ष पहले जो मूल्य मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। अब ये है जो है 25% से बढ़ता है तो 125, 25% बढ़ता है तो 125 हो जाता है एक वर्ष के बाद। तो 125 बट्टे 100, इसको हम रख देंगे 7,500 के बराबर। और जब हम इसको काटेंगे तो x का मान कितना आएगा? 6,000। तो राइट आंसर होगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, छह संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में 30 जोड़ा जाता तो नया औसत कितना होगा? तो सबसे पहले हम इन संख्याओं का योग निकालेंगे। तो योग कैसे निकालेंगे? 6 का हम 120 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 120 हो गया। अब एक संख्या में हम 5 जोड़ रहे हैं तो 6 संख्या में 30 जोड़ेंगे, इसमें 30 जोड़ेंगे तो हमारा ये जोड़ने पर कितना आएगा? 150। अब इसका नया औसत जब निकालेंगे तो 6 का भाग देंगे, 6 का भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? 25 आएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24+6 भागित 6। तो 6 का 6 में भाग देंगे 1 हो गया, और 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 हो गया। राइट आंसर सी 25। आगे के क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के दिए हुए हैं, इन्हें हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो आगे जो भी क्वेश्चन हैं 2-4 उनको और देख लेते हैं। आगे के क्वेश्चन हैं हमारे ये, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है? तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम है हमारा वह है प्रबोध। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा प्रबोध। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के लिपीएस कर्मचारियों के लिए अंतिम निर्धारित पाठ्यक्रम क्या है? तो केंद्र सरकार के लिपि के कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम है हमारा प्रयाग। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम कब पारित हुआ? तो राजभाषा नियम तो हमारा पारित हुआ था 1976 में। तो राइट आंसर हमारा सी। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ थैंक यू।